तो गुजरात के अहमदाबाद से निराश करने वाली खबर। बड़ा प्लेन हादसा। दोपहर में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। इस विमान ने अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। टेक ऑफ होते ही कुछ मिनटों के भीतर विमान ज़मीन पर आ गया और धुआं हो गया। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से अब तक 204 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। वो इसी प्लेन में सवार थे और जिस जगह पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, वहाँ के ताज़ा हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। मेघाणी नगर की जिस बिल्डिंग पर एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट है वो टकरा कर क्रैश हो गया, मैं वहां पर मौजूद हूं। देखिए, मलबे की स्थिति को देखते हुए आप अंदाजा लगेगा कि कितना भयानक विस्फोट हुआ होगा। और वो इंजन है, आप देखिए कि पूरी बिल्डिंग का जो नीचे का हिस्सा है वो एकदम से बेंड हो गया है। इंजन वहां जाकर टकराया और कुछ मलबा वहां पर है। आप देखिए कि एफएसएल की टीम वहां पर स्पेशल कुछ खासकर जो ब्लैक बॉक्स होता है या पायलट का जो साउंड रिकॉर्डर है वो अभी तलाश रहे हैं। वो आप तस्वीर में लाइव देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गुजरात पुलिस के जो कर्मचारी है वो किसी के पासपोर्ट या तो कुछ ऐसी चीजें जो मिल जाए जिससे कि पता चले कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ। देखिए कि पूरा इंजन है वो टकरा कर यहाँ पर चूर चूर हो गया। और एक जहां से मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि जहां से एयरक्राफ्ट आया था उस बिल्डिंग को भी देखिए जल गई है और वहां पर पेड़ को अभी गिराया जा रहा है, क्योंकि और फिर एयरक्राफ्ट सीधे घूमते घूमते इस बिल्डिंग पर टकरा गया। जो आगे का पूरा हिस्सा है वो कोलैप्स कर गया। आप देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भयानक यहाँ पर टक्कर हुई होगी। और एक इंजन का हिस्सा उस तरफ गिरा, एक इंजन का हिस्सा यहाँ पर टकरा गया और ये एयरक्राफ्ट की सारी चीजें हैं जो अभी अस्त व्यस्त और बिखर गई है। मैं कैमरामैन को एक बार बोलूंगा कि वो वहां पर जो बिल्डिंग का एंट्रेंस है वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं एनडीआरएफ की टीम। अब देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेस्क्यू का काम हो रहा है और फिर से यहाँ पर ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है ताकि पता चले कि किस तरह से ये पूरा का पूरा ये हादसा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 दशक के बाद का ये भयानक हादसा, लेकिन कैसे हुआ ये पता चल जाए उसके बाद हम कह सकते हैं कि आखिरकार वजह क्या रही होगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक 204 मौतों की पुष्टि हुई है और उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। खुद केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जो कि गुजरात से आते हैं, विजय रूपाणी के साथ लंबे समय तक काम भी कर चुके हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की है, ऐलान की है। ये एक बहुत बड़ी क्षति इस घटना से, हालांकि ये घटना अपने आप में स्तब्धकारी है और जैसे जैसे इसके डिटेल्स आ रहे हैं इसकी भयावहता का जो पूरी तस्वीर है वो सामने आ रही है। तो गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी लंदन जा रहे थे, लंदन की फ़्लाइट थी और जैसा कि खबरें आ रही थी वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। अहमदाबाद जो विमान हादसा हुआ उसका शिकार हो गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उससे पहले विजय रूपाणी ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे और चुनाव के बाद भूपेश पटेल आए थे उनकी जगह पर। और अब हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। केतन, जो खबर आ रही है विजय रूपाणी के बारे में, हालांकि दिन से ही ये खबरें आ रही थी कि वो उस प्लेन में, गुजरात के लिए एक बड़ी छवि, हालांकि ये हादसा अपने आप में देश के लिए एक बड़ा नुकसान है, लेकिन गुजरात के लिए, खास करके विजय रूपाणी के लिए, हाल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजरात के जाने माने चेहरे बीजेपी के, इस विमान हादसे में वो भी शिकार हो गए। बिल्कुल, देखिए विजय रूपाणी तब गुजरात के मुख्यमंत्री बने जब आनंदीबेन ने कुर्सी छोड़ी और उसके बाद पूर्णकालीन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। गुजरात में कई ऐसे समस्याएं थी जिनका निपटारा उन्होंने किया और खासकर वो इतने जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे कि संघ की भी वो पसंद रहे थे, इसलिए उनको एक ऐसा नाम सामने आया। नितिन पटेल भी थे उस समय दिग्गज नाम में से कि शायद वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन आश्चर्य के बीच जो पार्टी हाईकमांड ने विजय रूपाणी का नाम घोषित किया तो विजय रूपाणी जमीन से जुड़े हुए नेता थे और जा रहे थे, उनकी टिकट भी कंफर्म हो गई।
वो भी मीडिया में आई। फिर उनकी एक तस्वीर जो अन्य यात्री ने ली थी वो भी एक सामने आई। तो हम कह सकते हैं CR पाटिल जो कि केंद्रीय मंत्री भी है और गुजरात प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी है, उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी क्षति जो गुजरात बीजेपी में है, न पूर्ण होने वाली उस तरह की क्षति भी यहाँ पर हुई है। अब मैं कुछ मलबा यहाँ दिखाऊंगा। देखिए, ये एयरक्राफ्ट की एक विंग है जिसके अंदर ये इतना बड़ा फ्यूल रखा था, 50 टन का फ्यूल होता है। तो उनको यहाँ पर अभी साइड कर दिया गया है। आप देखिए कि क्या हालत हो गई है। एक इंजन है वो जो हमने इससे पहले एक अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरह से बिल्डिंग के साथ टकराया। तो पूरा मलबा इस बिल्डिंग के आसपास ही देखने को मिलता है। और कुछ ही देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो यहाँ पर आएंगे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री नायडू साहब भी है। गुजरात के जो कैबिनेट के कुछ मंत्री है वो भी यहाँ मौके पर है। बड़े पैमाने पर अभी यहाँ पर काम जारी है। देखिए, यहाँ पर हेलोजन लाइट भी ले जा रहे हैं ताकि पूरी रात यहाँ पर यहाँ का जो मलबा है उसको साफ कर लिया जाए। और खासकर जो केंद्र की जो टीम भी यहाँ आई, जो एक सबसे बड़ा अभी टास्क ये रहेगा कि डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में ले जाने के बाद अब जो एक ब्लैक बॉक्स होता है जो आखिरी कुछ चंद सेकंड के उसमें रिकॉर्डिंग होती है वो ढूंढने का काम भी हमने अभी दिखाया कि वहां पर बिल्डिंग के अंदर चल रहा है। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरेटर भी लगा दिया गया है ताकि आसपास की बिजली तो अभी कटी हुई है। एयरक्राफ्ट यहाँ टकराया तो बिजली यहाँ पर नहीं है, इसलिए बड़े बड़े जनरेटर, क्रेन, JCB यहाँ पर लगाए हैं। मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर लगा दी गई है। शायद मीडिया से मुखातिब होंगे जब पूरा का पूरा मुआयना कर लेंगे गृह मंत्री अमित शाह, तब मीडिया से भी बात करेंगे, ऐसा हमें केंद्रीय उड्डयन मंत्री नायडू जी ने भी अभी बताया है। तो हम कह सकते हैं कि 2.5 दशक में सबसे गमख्वार अकस्मात जो कि कभी नहीं भूल पाएंगे हम उनको, 4 मिनट के अंदर वो क्रैश हो गया और वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरक्राफ्ट की श्रेणी में भी आता, फिर भी कैसे हो गया। बर्ड हिट का एरिया है जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, लेकिन 2 इंजन बर्ड हिट के कारण फेल नहीं हो सकते हैं, ये भी एक यहाँ पर चर्चा छिड़ी हुई है। लेकिन कुछ समय के बाद जब आकलन पूरा हो जाएगा तब हम इस निष्कर्ष पर आएंगे कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हो गया, इसके पीछे क्या वजह रही होगी। लेकिन जो भी हादसा हुआ है वो सर, हम आप बने रहिए, हम फिर से आपके पास आते हैं। फिलहाल हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया जुड़ रहे हैं। दमानिया साहब, ये एक बहुत ही दुखद हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है। ये आप भी लगातार बात कर रहे होंगे लोगों से, आपका क्या सेंस बन रहा है इस हादसे को लेकर प्राइमरीली? आई थिंक ये बहुत ट्रेजिक बात है एंड इट इज वेरी वेरी शॉकिंग, क्योंकि ये कोई इतना पुराना एयरक्राफ्ट था नहीं। एयरक्राफ्ट वाज वेरी वेल मेंटेन और ये एयरक्राफ्ट पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया और फिर अहमदाबाद से गैटविक जा रहा था। अगर कोई प्रॉब्लम रहता, कोई स्नैग रहता, तो दिस वुड हैव बीन नोटिफाइड इन दिल्ली व्हेन दिस वाज टेकिंग ऑफ। वैसा कोई स्नैग नहीं था, कोई इश्यू नहीं था। और टेक ऑफ के पहले भी पूरा चेक पायलट्स को पायलट्स करते, एक दूसरे को इन्फॉर्म करते, एवरी एस्पेक्ट वाज चेक्ड एंड देन द प्लेन टेक्स ऑफ। तो मुझे बहुत शॉकिंग लग रहा है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। देखिए, ये 787 है, ड्रीम लाइनर, बड़ा अच्छा एयरक्राफ्ट है, वेरी वेल मेड और बोइंग कंपनी ने बनाया है। इतना पुराना भी नहीं था, पायलट भी बहुत एक्सपीरियंस था, को पायलट भी एक्सपीरियंस था। ये कैसे हुआ, ये बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू मेक assumptions कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स मिलेगा नहीं तब तक फाइंडिंग अ वेरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा, अब चूंकि उसके वीडियोस भी आए हैं, एक तो कि जो हवा में था बेमान, वीडियो में दिख रहा है, फिर वो गिरने के पहले हल्की सी थोड़ी उसमें हलचल भी, फिर विमान गिरा है और गिरने के सेकंड्स में वहां पर जो आग का गोला दिख रहा है, वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वो थोड़ा आम आदमी के समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या उसका जो विमान का जो फ्यूल था उसकी वजह से उतना विस्फोट हुआ। करेक्ट। देखिए, प्लेन खाली 850 मीटर्स पे था। प्लेन नॉर्मली 31,000, 35,000, 40,000 पे फ्लाई करते हैं, खाली 850 मीटर्स पे था। ये क्योंकि लंदन, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लगभग 8 घंटे 9 घंटे का फ्लाइट है।
इज व्हाई फ्यूल मस्ट हैव बीन फुल. देखिए, पायलट को इतना हाइट भी नहीं मिला था और इतना टाइम भी नहीं मिला था कि ही कुड हैव डंप्ड द फ्यूल. उतना भी टाइम नहीं था. इसीलिए द अमाउंट ऑफ फ्यूल द प्लेन वाज कैरिंग, एंड बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्यूल द एक्सप्लोजन वाज सो बिग. एंड इट इज वेरी वेरी ट्रेजिक कि इतने लोग एक्सपायर हो गए, मर गए केस पे. ग्राउंड पे भी इतना डैमेज हो गया. इट इज वन ऑफ द वेरी शॉकिंग एंड वेरी बैड इंसिडेंट. देखिए, 787 लगभग 14-15 साल से फ्लाई कर रहा है, मे बी मोर, और ये पहली बार इतना बड़ा इंसिडेंट 787 में हुआ है जहां पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय. हाँ, छोटे छोटे 7 इंसिडेंट हुए उसके पहले. ऐसा नहीं बोलता कभी कोई प्लेन में स्नैग नहीं है 787 में, but this was the 8th and the worst incident where entire hull was destroyed. ये बहुत shocking case है क्योंकि Boeing is a very very good company, like Airbus is a very good company. They make excellent aircrafts, and Dreamliner 787 is flying all over the world. और एक बात ध्यान में लेने लायक ये है, ये टाटा की कंपनी है और टाटा ने कभी कोई इंजीनियरिंग कॉस्ट में कोई कटाई नहीं की रहेगी. Engineering support must be 100%, the quality of maintenance must be 100%. तो फिर भी ये इंसिडेंट क्यों हुआ? It is very shocking and very 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 sad that this happened in India. जी. तो शॉक एंड ऑ की बात है ये. और लेकिन अभी फिर से आएंगे हम दमानिया साहब के पास. जो हमारे सिविल एविएशन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उनकी बात सुन लेते हैं. Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. दमानिया साहब, ये अब तो जो बात है यहाँ पे, ऐसे भी कॉमन सेंस यही कह रही है कि अभी आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किसी चीज़ पे जा नहीं सकते. लेकिन ये इतना बड़ा हादसा है कि सबका ध्यान भी उसी पे टंगा हुआ है, तो बात उसी की हो रही है. घूम फिर के वही बातें बार बार हम लोग कर रहे हैं. आप चूंकि इस फील्ड से आते हैं, एक्सपर्ट हैं, आपने देखा इस चीज़ को, तो अब आपको क्या लगता है सही अप्रोच क्या होगा? मतलब इसको किस तरीके से समझा जाएगा, कब तक इसमें कुछ क्लैरिटी आ पाएगी, और तब तक लोगों को क्या मतलब ढाढ़स रखना चाहिए, क्या संयम रखना चाहिए? DGCA has an independent accident investigation department. उन्होंने तो काम चालू कर दिया रहेगा. They must have sanitized the site and taken charge of the site. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि real information will come when we get the black box. देखिए, ब्लैक बॉक्स 100% मिलेगा क्योंकि ब्लैक बॉक्स कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस. सो द मिनट यू फाइंड द ब्लैक बॉक्स, उसमें एवरी एक्शन जो हुआ है कॉकपिट में वो सब रिकॉर्डेड रहता है. एवरी प्लेन में जो रहता है होता है वो रिकॉर्डेड रहता है. एवरी पैरामीटर इज रिकॉर्डेड. तो द मिनट वी राइट नाउ वी कैन ओनली गो ऑन assumptions. ये हुआ, वो हुआ, बर्ड हिट हुआ, engine failed, but the real conclusive evidence can only come when we get the black box, which is going to happen very soon. It is not that, God forbid, the plane went into the sea and retrieving the black box was very complicating or flew into mountains. Area में जहाँ मिला है, that area will be covered, and I'm sure the black box will be retrieved. लेकिन damage, yes, you are right. The amount of fuel the plane had, because the plane had fuel for 8 to 9 hours of flight plus reserve. कोई भी प्लेन जाता है तो they will fly fuel for say till London plus reserve till the next airport. So the amount of fuel must have caused these kind of explosion and such terrible amount of people dying. It is very sad. Hearts go out to these people. So many Indian nationals died. Also a few British, Portuguese, and one Canadian national died. It's very, very heartburning and very, very painful. And God bless the soul. आखिरी सवाल आपसे, छोटा सा जवाब चाहेंगे दमानिया साहब. जो कुछ हुआ, जो आपने देखा, हमने भी देखा, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं तो आपका नज़रिया थोड़ा ज़्यादा एनलाइटिंग होगा कि जो ये एक्सीडेंट हुआ है, किस लेवल का ये एक्सीडेंट है, इसको सॉल्व करने की बेचैनी कितना ज़्यादा होगी सिविल एविएशन, वर्ल्ड सिविल एविएशन में?
देखिए, तो एक्सट्रीम है ना, पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय होगा, एवरीबडी डाइड, देयर कैन बी नथिंग वर्स देन दिस. एंड आई एम श्योर द टीम फ्रॉम बोइंग विच इज देयर इन इंडिया मस्ट हैव फ्लोन डाउन. अमेरिका से भी बोइंग टीम आएगी, एंड आई एम 100% श्योर बोइंग का असिस्टेंस विल बी 100%. देखिए, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है जो प्लेन में डिफेक्ट है, दिस कुड गो इनटू बोइंग सेइंग लेट अस ऑल स्टॉप फ्लाइंग 787 टिल वी sort out why this happened. So at this stage it is very difficult to come to any conclusion. We'll just have to wait and watch how this investigation proceeds. लेकिन 100% पूरी इंडियन गवर्नमेंट की ताकत इस पे लग जाएगी to find out the reason for this crash and reason for this accident. I saw the Honorable Civil Aviation Minister saying that we will do everything possible to find out the cause. He's himself there. Our Honorable Home Minister is also flying there. Prime Minister has told the Civil Aviation Minister to investigate this thoroughly and be there at the site. So I think the government will spare no stone unturned to investigate and find out the situation and the real reason behind this crash. थैंक यू वेरी मच दमानिया साहब हमसे जुड़ने के लिए। और यही इस वक्त का चैलेंज है कि जो हादसा हुआ है उसके प्रति सबके मन में संवेदना है, लेकिन इस पहेली को सुलझाना भी बहुत ज़रूरी। तो इसको लेकर सरकार के स्तर पर क्या चल रहा है ये जानने के लिए हम चलेंगे रोहन सिंह के पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम बात करें विमान हादसे की जो अहमदाबाद में हुआ है, और हमने अभी एविएशन एक्सपर्ट परवेज़ दमानिया से बात की। उन्होंने कहा कि जिस लेवल का ये एक्सीडेंट हुआ है और जिस तरीके से रहस्यमय तरीके से बिल्कुल टेक ऑफ के तुरंत बाद ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये एक चैलेंज होगा इस हादसे को समझने के लिए, ये ना सिर्फ भारत के लिए, हमारे सिविल एविएशन के लिए, बल्कि बोइंग के लिए भी, जिनका ये विमान था। पहली बार कोई ड्रीम लाइनर इस तरीके से क्रैश हुआ है। तो सरकार के स्तर पर क्या चल रहा है ये समझने के चलते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मिनिस्ट्री के बाहर ये तैनात हैं। रोहन, क्या सेंस बन रहा है आपका, क्या हो रहा है सरकार के स्तर पर, क्या खबर मिल पाई आपको? जी, सरकार ने यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक ऑपरेशनल कंट्रोल रूम बनाया है। हालांकि जो जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं इस मिनिस्ट्री के इस वक्त लगभग सभी इस वक्त अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अगर हम शुरू करें, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं के राममोहन नायडू, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एमओएस पहुंच चुके हैं, डीजीसी वहां पहुंच रहे हैं, एयरक्राफ्ट जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो वहां पहुंच चुका है। एक टीम वहां पहुंची हुई है जो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी एआईबी की तरफ से, जिसको हेड खुद डीजी कर रहे हैं। और हर एंगल की तलाश होगी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो संभावना है और जो सर्वाइवर्स की वो कम होती जा रही है। 204 कंफर्म फेटेलिटीज अब तक जो है घोषित की गई है। और जैसे जैसे शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, मुश्किल होता जाएगा काफी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो करना। और जो अगला फोकस होने जा रहा है वो है इन्वेस्टिगेशन पे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का नतीजा कोई तुरंत निकलेगा इसकी संभावना काफी कम है। महीनों लग जाते हैं, कई बार साल भी लग जाते हैं इसके रिपोर्ट को आने में। जो तरीका होता है, एआईबी चूंकि भारत की जो मेन एजेंसी है, जो दुनिया में जो देश में किसी भी तरह का जो इन्वेस्टिगेशन है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का वो करती है, तो उसकी टीम एक एक पहलू को जांच करेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ब्लैक बैग्स। दो उसमें कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और दूसरा होता है एफडीआर जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रहता है। इसमें सारी डिटेल्स, जो फ्लाइट थी उसके पैरामीटर्स क्या थे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या थी, किस हाइट पे ये हुआ, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये सारी डिटेल्स होती है। इसके अलावा कॉकपिट में किस तरह की बात हो रही थी, लास्ट मोमेंट पे पायलट और को पायलट के बीच क्या बातचीत हुई, ये सारी चीजें चूंकि बहुत कम समय के अंदर ये सब कुछ हुआ, तो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज की फॉरेंसिक जांच की जाएगी और जो रेकेज, जो मलबा इकट्ठा किया गया है उसके हर कंपोनेंट की जांच की जाएगी फॉरेंसिक तरीके से, कि कोई क्लू मिल सके। क्योंकि ये अपनी तरीके का बिल्कुल एक अनोखा, एक अलग तरह का ये एक्सीडेंट है, तो इसके हर पहलू की जांच करना बहुत जरूरी है। और इसमें
हो सकता है कि जो बाकी एजेंसीज हैं उनकी भी मदद लेनी पड़े। इस वक्त बोइंग ने एक स्टेटमेंट किया है कि वो इस एयर इंडिया के संपर्क में है, भारतीय रेगुलेटर्स के संपर्क में है और वो जो भी संभव होगा वो असिस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई है बोइंग का एयरक्राफ्ट था तो उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए FAA जो अमेरिका का सिविल एविएशन रेगुलेटर है उसने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें जो भी जरूरत पड़ेगी भारत के रेगुलेटर्स को वो उनकी मदद करेंगे, क्योंकि बोइंग से जुड़ा हुआ मामला है तो FAA की भी मदद ली जा सकती है। इसके अलावा भारत सरकार की जो एजेंसीज है तमाम उनकी मदद ली जाएगी। इस बार आमतौर पर ऐसा होता है कि 1 महीने के अंदर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो आती है और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सजेशंस के साथ आती है, रिकमेंडेशन के साथ आती है। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लैक बॉक्स का मिलना, वो जैसे मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक कदम आगे अभी बढ़ा है। ठीक है, तो सरकार इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं इस पूरे हादसे पर, वो सुनते हैं, फिर चलेंगे केतन के पास। सभी उन यात्रियों के परिवारजनों को देना चाहता हूं जिनके नजदीकी परिवार के सदस्यों की इस दुर्घटना में देहांत हुआ है। ये घटना ने हम सभी को बहुत ही अत्यंत दुख पहुंचाया है। केतन, हमने देखिए हादसे की बात की, विमान की बात की, लेकिन जहां पर विमान गिरा है वहां आसपास का इलाका जो है वो भी प्रभावित हुआ है, लोग भी प्रभावित हुए हैं, घायल हुए होंगे, उनको कैजुअलिटीज हुई होंगी। थोड़ा उनके बारे में जानकारी दें संक्षेप में, बुलेटिन में समय बहुत कम है। बिल्कुल, मेरे पीछे सर जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, यानी कि 6 अलग अलग बिल्डिंग है। आप जो तस्वीर में देख सकते हैं और बिल्डिंग है, मतलब कि ये प्लेन बिल्कुल कम ऊंचाई पर उड़ रहा था तो कई सारी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। लेकिन जो ये तस्वीर में देख रहे हैं वहां पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अंदर छात्र है वो, यहाँ PG था मेडिकल स्टूडेंट्स का, वो भी यहाँ पर रह रहे थे, तो उनको कितनी हुए है वो भी एक हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी तब से बंद है और यहाँ पर जनरेटर लगाए गए हैं, तो आसपास के रईसी इलाके में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन और केतन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस हादसे की अगर आप थोड़ी बारीकियों में जाकर इसको समझना चाहते हैं तो 8 बजे ज़रूर जुड़िए। आवाज़ अड्डा में आज इसी पर चर्चा होगी, अहमदाबाद का जो बड़ा विमान हादसा हुआ है उस पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।